नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो अरुणाचल पर दौरे पर पहुंचे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने चीन को दो टूक कहा और आगे उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। सीधे तौर पर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश से चीन को करारा जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि सुई की नोक के बराबर भूमि का कोई भी अतिक्रमण अब नहीं कर सकता है। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। तो वहीं उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने अरुणाचल को नाम दिया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर बच्चा अरुणाचल को सूर्य देव की पहली किरण की धरती से नाम से जानता है। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, जहां कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 12 टर्म की सरकार ने जो सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम नहीं किया, उससे ज्यादा मोदी सरकार की 2 टर्म वाली सरकार ने करके दिखाया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की आगामी यात्रा में ड्रैगन को बौखला दिया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि अमित शाह की यात्रा उनके क्षेत्र में संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ने यह भी कहा कि वह अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश यात्रा का पुरजोर विरोध भी करता है। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े मां बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मित्रों, तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि नगर निकाय चुनावों का हमारी पार्टी स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ निकाय चुनावों में प्रतिभाग करेगी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से मांग भी की है। दरअसल उन्होंने राज्य सरकार से और चुनाव आयोग से अपील की है कि नगर पालिका चुनाव की तरफ नगर निगम की चुनाव को भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का ही यूज इन नगर निगम चुनावों में किया जाना चाहिए। तो वहीं उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने योगी सरकार पर प्रदेश के निकाय चुनाव में जोड़ तोड़ कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर आम वोटरों पर खास दलित मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने का भी आरोप बीजेपी पर लगाया। इसके बाद उन्होंने ऐसे मतदाताओं को सावधान रहने के लिए कहा है। बता दें कि ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग रखी थी और अब इस कड़ी में बसपा प्रमुख ने भी उनका समर्थन किया है। एसटी, ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है।
ताकि इसका काफी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व न रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। तो अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं राजस्थान में मचे सियासी भूचाल की। बता दें कि कांग्रेस में एक बार फिर से खींचतान देखने को मिली है, जहां राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में एक बार फिर से रार दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि अगर करप्शन के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। बता दें कि जयपुर में सिविल लाइन से स्थित अपने आवास पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ ही बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ घोटाले की सीबीआई जांच नहीं हो सकी है और ना ही ललित मोदी कांड पर कोई एक्शन हुआ है। इससे जनता के बीच एक अच्छा संदेश नहीं गया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक यह काम नहीं हो पाए हैं। इसे देखते हुए उन्होंने 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन अनशन करने का भी ऐलान किया। बता दें कि यह अनशन उन बातों को रखने के लिए किया जाएगा जिसके लिए सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट के मामले पर आलाकमान ने सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दे दिया है, जहां अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हाईकमान की नज़र है, जहां राजस्थान के प्रभारी प्रभांत रंधावा को इस मामले में बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के मुद्दे पर कहा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वह अपने प्रभारी से कहें। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि राजस्थान में आने वाले बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र शेखावत पर संजीवनी मुद्दों पर मामला चल रहा है। वो हमारे एमएलए और खरीदने की कोशिश की जा चुकी है और सरकार को गिराने की भी कोशिश की जा चुकी है, जिसको लेकर अभी भी जांच की जा रही है। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका डाली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन दोनों याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया है कि यह योजना मनमानी नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित और बाकी विचारों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दरअसल फरवरी में दिल्ली
हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी और यह सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार किए जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं। इस दौरान गोपाल कृष्ण और वकील ML शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि हाई कोर्ट ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया था। इसके साथ शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के सोनीपत की, जहां नमाज पढ़ते टाइम विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हरियाणा के सोनीपत में एक मस्जिद में हथियारबंद लोगों ने हमला किया। बता दें कि डंडे, तलवार और चाकू लेकर करीब 20 युवक मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर हमला किया, जहां मस्जिद में घुसकर उनकी जमकर पिटाई की गई। इसमें करीब 10 नमाजी घायल हुए हैं, तो वहीं सोनीपत और खानपुर मेडिकल अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। इस दौरान पुलिस ने 18 नामजद समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मामला सोनीपत के सांधल कला का गांव का है, जहां मुस्लिम समुदाय के गांव में नमाज अदा करने के लिए छोटी मस्जिद बनाई हुई है। आरोप है कि यहां 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों ने देर रात नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला कर दिया था। जहां हमला करने वाले युवक गांव के ही बताए जा रहे हैं, जहां हमलावर उनके नमाज पढ़ने से गुस्से में थे। इस दौरान मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, जहां हमला करने वाले कुछ युवकों की तस्वीर भी सामने आई। इनमें कुछ युवक हाथ में लाठी डंडे लेकर गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोनीपत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस वारदात के बाद संधाल कला गांव में तनाव का माहौल देखने को मिला है। ऐसे में गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान सांदल गांव में मस्जिद के इमाम मोहम्मद कौशर ने बताया कि हमारी किसी से कोई बात की लड़ाई और झगड़ा नहीं है। रमजान चल रहा है, ऐसे में हम लोग रात में नमाज अदा कर रहे थे, तभी गांव के कुछ युवक यहां घुस आए और उन्होंने मस्जिद में हमला किया। इस हमले के दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए जी नमाज पढ़ रहे थे और जैसे 5-10 लड़के मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और फिर बाहर भी हमारे मुस्कुराते यानी औरतें बचाने लगी, औरतों के भी, बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा जो भी थी, ये लड़कियां, उनके भी मारा। अच्छा, क्यों झगड़ा हुआ ये? झगड़ा तो जी ऐसी कोई बात हुई नहीं। अगर कोई हम पहले कभी हुई नहीं, ऐसा कुछ मुद्दा हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही आए और मारना शुरू कर दिया। तो औरतें भी, लड़कियां भी बचाने पड़ी, तो उनके ऊपर भी मार करी है। अच्छा, कौन है गांव के रहने वाले हैं? जी वे गाँव के रहने। अच्छा, किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं बताओ? हिंदू है या फिर आप? जी हिंदू है। अच्छा, तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रामनवमी के बाद झारखंड में हुई हिंसा की। बता दें कि झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। बता दें कि जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान के बाद 2 गुटों के बीच पथराव के बाद जमकर आगजनी की गई है। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जहां धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर 2 समूहों के बीच पथराव के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दरअसल जमशेदपुर में रविवार को 2 गुटों के बीच पथराव हुआ, जहां आगजनी की घटनाएं भी की गई। कई संपत्तियों को इस आगजनी की घटना में नुकसान पहुंचा है। बता दें कि घटना कदमा थाना क्षेत्र की है, जहां इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा बलों को सोमवार सुबह फ्लैग मार्च करने दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट ज्योति कुमारी ने कहा कि सुबह फ्लैग मार्च किया गया है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। बता दें कि शनिवार की रात रामनवमी के झंडे के खंभे में मांस का टुकड़ा मिलने को लेकर रविवार रात हनुमान मंदिर में हिंदू संगठनों की बैठक की गई थी। इस दौरान एक गुट ने मंदिरों में बैठक कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हुआ, जहां देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिसके बाद 3 घंटे तक अधिकारियों के मुताबिक पूरा बवाल होता रहा, जहां पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी सहित भारी पुलिस बल लगाया गया। जहां जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने इलाके की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें घर भेज दिया गया है और पूरे क्षेत्र में RAF की और कंपनी को तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल
की तैनाती है। इस दौरान सिटी एसपी विजय शंकर ने बताया है कि बीजेपी नेता अभय सिंह को रविवार को जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 57 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं इस मामले में 120 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां 2 साल की बच्ची की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। देवला गांव में लापता हुई 2 साल की बच्ची का शव पड़ोसी के कमरे में मिला। बता दें कि बच्ची को 2 दिन से पहले लापता हुई थी, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने सुबह बच्ची को तलाश करने के लिए उनकी मदद कर रहा था और जैसे ही उसके कमरे को तलाशा गया, वहां बच्ची का शव बरामद हुआ है। दरअसल मूल रूप से चंदौली निवासी दंपति ग्रेटर नोएडा के देवला गांव में किराए पर रहते हैं, जहां 7 अप्रैल को बच्ची के पिता ड्यूटी गए थे और मां अपनी 2 साल की बेटी और 7 महीने के बेटे को घर पर छोड़कर बाजार गई थी। उसी दौरान बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई, जहां बाजार से लौटने के बाद जब बच्ची घर वालों को नजर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और इसकी सूचना सूरजपुर पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की, जहां रविवार सुबह पड़ोसी आरोपी रघुवेंद्र मूल निवासी बलिया कमरे में से बदबू आने लगी, जिसके बाद परिवार वालों ने रविवार सुबह पड़ोसी रघुवेंद्र के कमरे का दरवाजा तोड़कर तलाशी ली तो वहां मासूम का शव खूंटी से बैग में टंगा मिला। आरोपी इतना शातिर है कि 2 दिनों तक पीड़ित परिजनों के संग बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। जहां शव मिलने के कुछ देर पहले ही आरोपी परिवार के साथ था, लेकिन जैसे ही ये जानकारी पुलिस को लगी, आरोपी मौके से फरार हो गया। दिनांक 8 अप्रैल को थाना सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम देवला के निवासी श्री शिव कुमार द्वारा थाने पर आकर के सूचना दी गई कि उनकी पुत्री जो लगभग 2 वर्षीय है वो 7 अप्रैल के दोपहर 2 बजे से घर से गायब है। इस सूचना का तुरंत संज्ञान लेकर के थाना सूरजपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गुमशुदा की तलाश के लिए 3 विशेष टीमें लगाई गई। ये टीमें अपना प्रयास कर रही थी। इसी बीच आज ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि उसी मकान में रहने वाले एक अन्य किराएदार के कमरे से बड़ी दुर्गंध आ रही है। पुलिस टीम तुरंत पहुंची, हमारी फोरेंसिक टीम भी पहुंची। जब वहां की तलाशी ली गई तो ये पता चला कि उस एक पिट्ठू बैग में उस गुमशुदा बच्ची का शव है। इस पर तुरंत तो बुलेटिन में बात अब मेरठ की कर लेते हैं, जहां 24 घंटे के अंदर ही 4 शवों के बाद सड़क पर कोहराम देखने को मिला है। मेरठ में कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां एक ही दिन में 4 हत्या की वारदात से मेरठ का देहात क्षेत्र दहल गया है, जहां अलग अलग वारदातों के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि मवाना में लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, तो वहीं खरखौदा में भी पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जहां लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल थाना खरखौदा क्षेत्र में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद पहले महराज नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई और उसके बाद महराज के पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां आनन-फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके अलावा मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में नगर पालिका चेयरमैन अरुण के भतीजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई, जहां एक विवाहिता के पति पर हत्या का आरोप लगा है, तो वहीं पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है और पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। जहाँ पुलिस ने देर शाम एक स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में विशु नाम के युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जहां बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हुए, जिसके आधार पर परिजनों ने मवाना थाने का घेराव किया और इस दौरान मवाना थाने में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां एक दिन में 4 हत्या की वारदातों में मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की, जिसका एक साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने पपलप्रीत की गिरफ्तारी की है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के राइट हैंड पपलप्रीत सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जहां पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से पपलप्रीत को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अमृतपाल सिंह की प्लानिंग को लेकर असली मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पपलप्रीत के
सीने में कई राज दफन हैं। माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद सारी चीजें प्लानिंग करने में पपलप्रीत का बड़ा हाथ रहा है। बता दें कि पपलप्रीत अमृतपाल का सलाहकार भी है और उसके फरार होने के समय से ही अमृतपाल के साथ साय की तरह पपलप्रीत रह रहा था। जहां पपलप्रीत और अमृतपाल सिंह को आखिरी बार होशियारपुर में देखा गया था, तो वहीं यहां एक गुरुद्वारे के सीसीटीवी फुटेज में पपलप्रीत नजर आया था। दरअसल पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर 28 मार्च को कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने उसके सैकड़ों साथियों और समर्थकों को गिरफ्तार किया। हालांकि अमृतपाल अपने कुछ करीबियों के साथ भागने में सफल रहा था। इसके बाद से पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक पपलप्रीत अपने परिवार के संपर्क में आया, उसके बाद पुलिस ने होशियारपुर से उसको गिरफ्तार किया। बता दें कि पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई में पपलप्रीत को होशियारपुर में दबोचा और उसके बाद पूछताछ के जरिए अब अमृतपाल की पुलिस की तरफ से चारों तरफ शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों की। बता दें कि देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मॉक ड्रिल की जा रही है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में सोमवार को कोविड से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजधानी दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और कोविड प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मनसुख मंडाविया ने डॉक्टरों, सहायक स्वास्थ्यकर्मियों और तकनीकी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का संचालन भी देखा, जहां देश में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों से बातचीत की और सोमवार और मंगलवार को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने के आदेश दिए थे और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध भी किया था। इसके बाद खुद मौके का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।